Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. तो before I take first topic of the day, एक important discussion मैं करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जिन्होंने इस बार का APSC मेंस लिखा है. कई सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं कि सर मेंस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए आप लोग और कट ऑफ प्रेडिक्शन कीजिए ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए किया था. ऐसे सवाल आ रहे हैं कि सर आई एम गेटिंग 500 मार्क्स मे बी या 550 मार्क्स, विल आई क्वालिफाई, व्हाट विल बी द कट ऑफ. ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने. इस सवाल का जवाब मैं आपको एक क्वेश्चन से ही देता हूँ. दो क्वेश्चन है इनफैक्ट. This question will be answered with two questions. आप जब पूछते हैं कि आई एम गेटिंग 500 मार्क्स इन मेंस, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू नो कि यू आर गेटिंग 500 मार्क्स. देखिए, आप सब ने मेंस लिखा है, आपके अंदर बहुत बेचैनी है इस बात को जानने के लिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, क्या आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे. ये बात मैं समझता हूँ, बेचैनी होती है, बहुत नेचुरल है. जो सिंसियर बच्चे हैं उनको ये नर्वसनेस होना, ये रेस्टलेस होना काफ़ी नेचुरल है. यू वांट टू नो कि वेदर यू हैव डन वेल और नॉट. लेकिन आप कैसे समझ पा रहे हैं कि आपको 500 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे या 550 नंबर मिलेंगे या 600 मिलेंगे? क्योंकि मार्किंग पैटर्न वैरी कर सकता है. अगर मार्किंग पैटर्न लीनियंट रहा तो उसी तरह के जवाब पे आपको हो सकता है कि 600 नंबर भी मिल जाए, और मार्किंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो गया तो वही सारा आंसर पे आपको हो सकता है कि 450 नंबर मिले. लेकिन लीनियंट रहेगा तो सबके लिए रहेगा, स्ट्रिंजेंट रहेगा तो सबके लिए रहेगा. क्यों? क्योंकि बाद में वो लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, स्केलिंग करते हैं. अलग अलग लोग चेक कर रहे हैं ना एक ही पेपर को, तो किसी ने थोड़ा ज़्यादा मार्क्स दिया, किसी ने कम दिया, किसी इवैल्यूएटर ने. बाद में उसकी स्केलिंग की जाती है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे. बट ओवरऑल स्ट्रिंजेंट होगा, लीनियंट होगा. तो ये बातें करना कि 500 कट ऑफ जाएगा, मेरा तो 650 बन रहा है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये सब बातें नहीं समझ में आ रही हैं और मैंने पहले कभी सुना भी नहीं है. प्रीलिम्स में बहुत लॉजिकल है. प्रीलिम्स को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम. अगर आपने बी टिक किया है, आंसर बी है, तो आपको नंबर मिलेंगे, बात ख़त्म. लेकिन यहाँ पे मेंस में इसका नाम ही है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब होता है देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेविएशन और वेरिएशन एंड एवरी आंसर विल बी करेक्ट इन देयर ओन वे. तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम एक स्टैंडर्ड आंसर रिलीज़ करें जैसे प्रीलिम्स में किया था, ये नहीं हो सकता ना. हियर यू विल हैव 10 आंसर्स एंड ऑल ऑफ देम विल बी करेक्ट इन देयर ओन वे. If in objective paper what happens, if answer is C, it will be C. It cannot be anything else, right? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर रिलीज़ करना, कट ऑफ प्रेडिक्शन करना, इट इज़ समथिंग विच डज़ नॉट मेक मच सेंस टू मी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मेंस के बाद कट ऑफ प्रेडिक्शन की इतनी बातचीत चल रही है. अदरवाइज यूपीएससी में भी मेंस के बाद तो कहाँ ही बातचीत चलती है. प्रीलिम्स में आपको पता चल जाता है कि आपके क्या स्कोर आ रहा है. मेंस में आपको कैसे पता लगेगा? ओवरऑल आप अगर बाकी जीएस में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा भी लें, बहुत ही एक जनरल सा आइडिया लगा भी लें, एसए में आप कैसे पता करेंगे? एसए का स्कोर में एक वैरिएंस होता है 100 to 120 मार्क्स का. कुछ लोगों को मिल जाते हैं 80, किसी को मिल जाते हैं 180. और मतलब एग्ज़ाम में लिखते वक्त तो हर इंसान अपने हिसाब से अच्छा ही लिख रहा होता है, लेकिन उसके आइडियाज़ एग्जामिनर को पसंद आए कि नहीं आए वो बहुत बड़ी बात होती है ना. तो ये गेस कर लेना कि मुझे एसए में 150 मिल जाएंगे. मैंने देखा है कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि कट ऑफ प्रेडिक्शन किया है. कट ऑफ प्रेडिक्शन कर दिया, मान लीजिए 500 to 600 फॉर जनरल. 100 मार्क्स का वेरिएशन मजाक है क्या? 20-25 नंबर पे ज़िंदगी बन जाती है, बिगड़ जाती है बहुत ज़्यादा. मतलब 20 नंबर पे लोग आईएएस बन जाते हैं, 20-25 नंबर कम पड़ गया तो रेस से लोग बाहर हो जाते हैं. 100 नंबर का आप डेविएशन दे रहे हैं, ये कोई प्रेडिक्शन थोड़ी हुआ. लोग देख रहा हूँ कर रहे हैं कि ये हमारा पढ़ाई हुआ आ गया, डायरेक्ट आ गया. ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है, नथिंग एल्स. प्रीलिम्स में होता है कि पढ़ाया हुआ आ गया, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आपने बताया है
मान लीजिए कि जीसीसी के ये 6 कंट्रीज़ हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज आपने बताया है और वही सवाल आ गया तो उसको माना जाएगा आया है। यहाँ पे क्या है, मेंस में बहुत सब्जेक्टिविटी होती है, मार्क्स डिपेंड करेगा किस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखा है आपने, कैसा आपने आंसर को स्ट्रक्चर किया है, कैसे प्रेजेंट किया है, सारे एरियाज़ को आपने डील किया है कि नहीं किया है, क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट के साथ जस्टिस किया है कि नहीं किया, कई सारी बातें हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा है, डेटा किस तरीके के दिए हैं, अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है की एरियाज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन भी जिसका कोई ख़ास या मैं तो कहूँगा कोई बेस ही नहीं है। प्रीलिम्स में भी स्पेकुलेशन होता है बट यहाँ पे कोई बेस ही नहीं है। सो प्लीज़ डोंट गेट इनटू सच थिंग्स, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है सीरियसली, एंड डोंट इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि वी विल गेट इनटू सच थिंग्स। मेंस में कोई नहीं जाता है ऐसे चीज़ों में स्टैंडर्ड आंसर रिलीज करना। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड आंसर फॉर एनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज़ द रीज़न वाई दैट इज़ नोन एज सब्जेक्टिव। एंड कट ऑफ प्रेडिक्शन बिकॉज डिपेंड्स ऑन लॉट मैनी फैक्टर्स, स्केलिंग एंड ऑल। ठीक है जी। सो नाउ लेट अस गेट into the first topic of the day, Anthropocene epoch. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. तो एंथ्रोपोसीन इपॉक जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए, जैसे हम लोग अपने टाइम को डिवाइड करते हैं इनटू एन ईयर, मंथ, वीक एंड डे या आवर्स, ताकि हम समझ पाएँ कि अभी कौन सा मोमेंट चल रहा है, वैसे ही जियोलॉजिस्ट्स डिवाइड करते हैं टाइम को। जैसे हम कैलेंडर को डिवाइड कर बनाते हैं, वैसे ही जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं टाइम को इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिफाइन करने के पीछे जो बेसिस होता है वो होता है मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स, कि कब अर्थ बना, कब फर्स्ट टाइम लाइफ ऑन अर्थ आया, उसके बाद लाइफ कैसे अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हुई। तो मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंट लाइफ फॉर्म्स, कि डायनासोर इस टाइम में थे, उसके बाद ये था, फिर वो था, इस टाइम में वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सब बेसिस पे जियोलॉजिकल इवेंट्स या सिग्निफिकेंट लाइफ फॉर्म के बेसिस पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिफाइन किया जाता है बाय जियोलॉजिस्ट। सवाल उठता है कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसने डिफाइन किया है, क्योंकि आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे हम लोग नॉर्मली टाइम को ईयर, मंथ, वीक या डेज में डिवाइड करते हैं, वैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टाइम को डिवाइड किया जाता है इन ईयॉन, द लार्जेस्ट यूनिट, फिर उसके अंदर होता है एरा, फिर होता है पीरियड, फिर होता है इपॉक, और यहाँ MY से हमारा मतलब है मिलियन ईयर्स अगो। तो अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फिर धीरे धीरे ये तमाम इवेंट्स हुए। तो अभी तक माना जाता है कि 4 इयॉन्स हुए हैं। अभी मौजूदा जो इयॉन है वो फेरेनोजोइक इयॉन है। इयॉन के अंदर जो मौजूदा फेरेनोजोइक इयॉन है उसके अंदर भी 3 एरा हुए हैं, जैसे कि एक साल के अंदर 12 महीने, 12 महीने के अंदर फिर 4 वीक, वैसे ही फेरेनोजोइक इयॉन के अंदर 3 एरा। मौजूदा जो एरा है वो है सेंजोइक एरा के अंदर 4 पीरियड, 3 पीरियड, क्वाटरनरी, नियोजीन एंड पैलियोजीन, जिसको मिलाकर के टर्शियरी कहा जाता है। और पीरियड के अंदर फिर अलग अलग इपॉक, और जो मौजूदा इपॉक है उसको कहा जा रहा है होलोसीन। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है दैट हैज़ बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंट लाइफ फॉर्म्स, इसको किसी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं डेवलप किया। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स बाय डिफरेंट institutions and individuals, so it cannot be attributed to any one particular individual or organization. अगर मौजूदा टाइम में बात की जाए तो वी आर इन दिस सेंजोइक एरा, उसके भी क्वाटरनरी पीरियड एंड होलोसीन इपॉक, राइट। सवाल उठता है कि आखिर अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स या इवेंट्स के बारे में हमें पता कैसे चला। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट लेयर और स्ट्राटा ऑफ द रॉक्स, if you go deeper by excavation you will find different fossils. On the basis of the different fossils and their layeric arrangement you get to know कि सबसे पहले किस तरह के लाइफ्स थे अर्थ पे, फिर किस तरह के लाइफ आए, फिर कैसे आया।
तो ये जिस तरह से लेयर में अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, देन दिस, आज हम इस फॉर्म में रह रहे हैं अर्थ के ऊपर। तो अलग एक्सकेवेशन करके और अलग अलग तरह का रॉक स्ट्रक्चर और फॉसिल की मदद से हमें पता चलता है कि अलग अलग एज में किस तरीके के लाइफ्स थे। रॉक्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, कार्बन डेटिंग, उससे हम उसका एज पता कर लेते हैं और उस टाइम में फिर किस तरीके का फॉसिल मिला है उसके बेसिस में हम पता लगा लेते हैं कि उस टाइम में अर्थ के ऊपर किस तरह का लाइफ था। आज हम लोग इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, बट बाद में क्या होगा, हमारे भी फॉसिल्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर कोई नया लाइफ आ जाएगा, न्यू इपॉक, न्यू एरा एंड ऑल, राइट। तो करेंटली वी आर हेयर, currently we are in Phanerozoic Aeon, Cenozoic era, Quaternary period and Holocene epoch। अब यही है आज का न्यूज़, क्योंकि कई सारे जियोलॉजिस्ट्स जिन्होंने कई सारे सेडिमेंट्स को स्टडी किया है इन कनाडाज ओंटारियो क्रॉफोर्ड लेक, और जो सेडिमेंट्स हैं, सॉयल सेडिमेंट्स हैं, उनको स्टडी करने के बाद जियोलॉजिस्ट का मानना है कि नाउ द अर्थ हैज़ इंटर इनटू अ न्यू इपॉक विच इज़ एंथ्रोपोसीन इपॉक। तो कई सारे लोगों का मानना है कि होलोसीन इपॉक जो लगभग 11,000 साल से चल रहा है, होलोसीन इपॉक इज़ नाउ ओवर एंड द वर्ल्ड हैज़ इंटर इनटू अ न्यू इपॉक विच इज़ एंथ्रोपोसीन इपॉक। एंथ्रोपोसीन इपॉक क्या होगा? एंथ्रोपोसीन इपॉक नाम दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ बिकम द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑन द अर्थ इन करेंट टाइम। जैसे देखिए, इसको बोला गया जुरासिक इपॉक। जुरासिक इपॉक इसको इसलिए बोला गया था इस टाइम स्केल में, इतना साल पहले 145 मिलियन ईयर्स अगो एंड ऑल, कि जुरासिक इपॉक इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इस टाइम में जो डायनासोर्स थे उनके फुटप्रिंट्स या उनकी एक्टिविटीज़ वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। इसको बोला जा रहा है, जो मौजूदा एज इपॉक शुरू हो रहा है इसको कहा जा रहा है एंथ्रोपोसीन इपॉक, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी इज़ नाउ लीविंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्थ। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि 1950 या 1954 ऑनवर्ड्स द अर्थ हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज दैट इज एंथ्रोपोसीन इपॉक, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड टू गेट एविडेंस ऑफ एंथ्रोपोसीन इपॉक। लेकिन हमारा अर्थ तो एंथ्रोपोसीन इपॉक में 1954 में इंटर कर गया था। होलोसीन इपॉक जो अब ख़त्म हो रहा है, दैट स्पैंड फॉर अबाउट 11,700 ईयर्स, 11,700 साल तक चला ये होलोसीन इपॉक। लेकिन ऐसा है कि कई सारे जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि नहीं, अभी होलोसीन ही इपॉक चल रहा है, एंथ्रोपोसीन इपॉक इज़ येट टू फॉलो। तो मैनी डू नॉट अग्री, मैनी बिलीव दैट एंथ्रोपोसीन इपॉक इज़ येट नॉट स्टार्टेड। तो जो जियोलॉजिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन इपॉक स्टार्ट हो गया है, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं? तो दे आर गिविंग आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल मार्कर्स। इंसान सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट छोड़ने वाला एंटिटी हो गया है मौजूदा टाइम में, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ एंथ्रोपोसीन इपॉक बिगनिंग। और इसको कहा जा रहा है जियोलॉजिकल मार्कर्स लेफ्ट बाय ह्यूमंस ऑन अर्थ। तो कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिक मार्कर, आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स, यानी कि जब से हमने एटॉम बॉम्ब बनाना शुरू किया है, धीरे धीरे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं बता रहा था, जापान, न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही मैंने बताया, जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज किया जा रहा है पैसिफिक में। तो दैट विल लीड टू आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड इन द पैसिफिक रीजन। सिमिलरली देयर हैव बीन आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल मार्कर ऑफ एंथ्रोपोसीन इपॉक। ग्लोबल वार्मिंग या डिक्लाइन इन द सी वाटर पीएच लेवल, या दूसरे शब्दों में कहें तो एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, रैपिड एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यू सी 69% एवरेज डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1970 टू 2018 आज पर लिविंग प्लानिट रिपोर्ट रिलीज बाय WWF वर्ल्ड वाइड फंड। सो 69% तक जो एंटिटीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ एंटिटीज़ हैं, स्पीसीज़ हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं।
So that means and why they are extincting? Mainly because of human activities. That means human is the most important entity leaving the most significant footprint on the earth in current time. That is the proof or geological marker of beginning of Anthropocene epoch. Ongoing conversion of forest into industrialization and urbanization, that is another geological marker. तो देखिए, there have been different eons, Hadean eon, Archean eon, Proterozoic eon, and now we are in Phanerozoic eon. Phanerozoic eon के अंदर भी कई सारे एरा हुए, उसमें भी वी आर इनटू सेंजोइक एरा. सेंजोइक एरा के अंदर भी कई सारे पीरियड हुए, उसमें सेंजोइक एरा के अंदर वी आर इन क्वाटरनरी पीरियड. क्वाटरनरी पीरियड के अंदर इट इज़ बिलीव्ड कि होलोसीन इपॉक इज नाउ ओवर एंड एंथ्रोपोसीन इपॉक हैज़ स्टार्टेड. एंथ्रोपोसीन इपॉक, तो ये है होलोसीन एंड नाउ एंथ्रोपोसीन इपॉक हैज स्टार्टेड. और उसका प्रूफ है कई सारे ये जियोलॉजिकल मार्कर्स. कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही कि कैसे ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करने के कारण हमने वी ह्यूमंस कलेक्टिवली हैव शिफ्टेड द एक्सेस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट इज़ रोटेटिंग. अब इससे ज़्यादा बड़ा क्या आपको प्रूफ चाहिए कि ह्यूमन हैव बिन लीविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्थ. तो एंथ्रोपोसीन इपॉक जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं, उसके बाद अपने आप हम समझ जाएंगे दिस एंथ्रोपोसीन इपॉक. रिवाइज कर लेते हैं. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डेवलप्ड थ्रू हिट एंड ट्रायल. नो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया जाता है इन ईयन, एरा, पीरियड एंड इपॉक. करेंटली वी आर इन फेनोरोजोइक, ईयन, सेंजोइक, एरा, क्वाटरनरी पीरियड एंड होलोसीन या एंथ्रोपोसीन इपॉक. तो करेंटली जियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंथ्रोपोसीन इपॉक हैज़ बिगन सिंस 1950s. एंथ्रोपोसीन मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑन अर्थ. एंथ्रोपोसीन मार्कर्स के एग्जाम्पल हैं कुछ: आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड, ग्लोबल वार्मिंग, एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, रैपिड एक्सटिंक्शन रेट एंड फॉरेस्ट डिक्लाइन. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नाटो मेंबरशिप फॉर स्वीडन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, नाटो ग्रुप के बारे में तो कई दफ़ा मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ, बट आई विल एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ नाटो ग्रुप वंस अगेन जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड टू फॉलो न्यूज़पेपर एनालिसिस वेरी रिसेंटली. तो नाटो के बारे में ब्रीफली एक बार ज़रा बैकग्राउंड देख लेते हैं. देखिए, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो नाटो वाज क्रिएटेड आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, यूएस और उसके allies mainly in the western Europe which were following liberal democratic social economic political system, they developed a stark contradiction or difference with respect to USSR group जो socialist policies को follow करता रहा है. तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हिटलर के फासिस्ट या नाजीज पॉलिसीज़ के कारण यूएस और यूएसएसआर को मजबूरी में एक साथ आना पड़ा. बट आइडियोलॉजिकली दे वर डिफरेंट. US and its other allies believed in liberal principle while USSR believed in socialist principle. जबकि कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, they believed in following a non-alignment approach. तो US guided by its liberal principle created US bloc, जिसका US तो लीडर था, बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मेंबर थे. USSR created this USSR bloc and other newly independent countries like India, Ghana, Indonesia and all, they started non-alignment movement. So that was the global order post World War II, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं. कोल्ड वॉर बिकॉज these two blocks never entered into डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. दे इन जनरल वुड गो फॉर प्रॉक्सी वार, इनडायरेक्ट वॉर, जैसे कोरिया में, वियतनाम में. दे वुड गो फॉर पावर प्रोजेक्शन बट दे वुड नॉट एंटर इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. इसीलिए इसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर. अभी दोनों ही ग्रुप ने अपना अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया. अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बोथ साइड क्रिएटेड देयर ओन मिलिट्री अलायंस. फॉर एग्जांपल, यूएस ब्लॉक क्रिएटेड ए मिलिट्री अलायंस जिसका नाम रखा उन्होंने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो यूएस ब्लॉक के मेंबर्स थे मोस्टली दे वेर अलोंग द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. तो इन्होंने जिस ग्रुप को बनाया नाटो. उसके अलावा और भी कई सारे सिमिलर पैक्ट थे फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि बगदाद पैक्ट एंड ऑल. सिमिलरली यूएसएसआर ब्लॉक ने अपना मिलिट्री अलायंस बनाया, वार्सो पैक्ट. तो नाटो एंड वार्सो पैक्ट कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है वेयर फ्यू कंट्रीज कम टुगेदर
ऑन द प्रिंसिपल वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी कि हम पे कोई भी बाहरी कंट्री अटैक करेगा तो हम सब मिल करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। तो कलेक्टिव डिफेंस के आइडिया पे बनाया गया है यूएस ब्लॉक का नाटो ग्रुप या यूएसएसआर ब्लॉक का वार्सो पैक्ट। कलेक्टिव डिफेंस को अगर आप ग्लोबल लेवल तक एक्सटेंड कर ले तो दैट विल बी नोन एज आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, वेयर इंटायर वर्ल्ड टुगेदर बिलीव्स कि वी विल एंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर ईच अदर। तो आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट वाइल कलेक्टिव डिफेंस इज अ रीजनल कॉन्सेप्ट, एंड यूएस ब्लॉक का जो नाटो ग्रुप है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। यू सी कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड विथ दैट वार्सो पैक्ट केम टू एन एंड, बट नाटो इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बट नाटो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इट हैज़ realigned itself towards other objectives, not just with the goal of countering USSR, क्योंकि USSR तो खत्म हो गया। तो NATO group is still continuing with the aim of giving collective defense to its member countries. Over a period of time, NATO को कई सारे और भी member countries ने ज्वाइन किया। You see, these are the countries who have joined, ये जो येलो कलर से हमने दिखाया, countries who have joined NATO since 1997। इसमें से कई सारे ऐसे देश भी हैं जो पहले USSR का हिस्सा थे। And that is one particular thing that is a matter of concern for Russia, क्योंकि रशिया और जो उनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका एक ही गोल है कि रशिया का जो यूएसएसआर के एरा में कोल्ड वॉर के टाइम में जो ग्लोरी हुआ करती थी उसको रिवाइव करना। तो पुतिन चाहते हैं कि यूएसएसआर की पुरानी जो पावर थी, जो ग्लोरी थी, उसको रिवाइव करे। दैट इज़ वाई रशिया इज़ नोन एज रिवाइवलिस्ट पावर। तो नेचुरल सी बात है कि रसिया नहीं चाहेगा कि जो उसके यूएसएसआर टाइम के अलाइज थे वो नाटो ग्रुप को ज्वाइन करें, बट स्लोली द यूएसएसआर अलाइज आर अलाइनिंग विथ नाटो ग्रुप। कई सारे देशों ने नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। दैट इज़ वन सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर व्लादिमीर पुतिन। तो आप देख रहे हैं कि कैसे नाटो ग्रुप को कई सारे मेंबर कंट्रीज जो पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, हु वर अर्लियर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, and now joining NATO group, and that has led to eastward extension of NATO. And NATO is moving and it has come to the border of Russia. That is a matter of concern for Russia. रसिया कभी भी नहीं चाहेगा ना कि NATO ग्रुप उसके बॉर्डर तक आ जाए। अभी सारा का सारा ये जो मौजूदा टेंशन चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, वो मेनली नाटो से लिंक करके देखा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। आप देखिए यूक्रेन रसिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक लॉन्ग बाउंड्री शेयर कर रहा है, और यूक्रेन ने भी विलिंगनेस एक्सप्रेस की। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर ब्लॉक, इट एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। और तभी से यूक्रेन और रसिया के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ गई, और यूक्रेन अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने के लिए हमेशा से कहता रहा कि दे आर फ्री और सोवरेन टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री। एंड यू कैन से कि यूक्रेन्स विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप इज़ वन मेजर, आई एम नॉट सेइंग द ओनली फैक्टर, बट वन मेजर फैक्टर बिहाइंड द ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन वॉर। लेकिन ये जो रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ बिकॉज ऑफ यूक्रेन्स विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप, दैट हैज़ प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव फॉर रसिया। रसिया को तो लगा कि वो यूक्रेन को डरा करके और नाटो ग्रुप ज्वाइन नहीं करने देगा, और इस तरीके से दुनिया के बाकी देशों को वो एक मैसेज देगा जो रसिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कि आप अगर नाटो को ज्वाइन करने का सोचोगे तो रसिया विल अटैक ऑन यू। लेकिन हो गया उल्टा। यूक्रेन पे अटैक करने के बाद दो ऐसे देश, आप देखिए यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड, जो पहले पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो करते थे। पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब दे वुड नॉट सपोर्ट एनी कंट्री इन एनी कन्फ्लिक्ट। स्वीडन और फिनलैंड ने पूरे दोनों ही वर्ल्ड वॉर में या कोल्ड वॉर में किसी भी देश को सपोर्ट नहीं किया, किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं किया। दे हैव रिमेन्ड न्यूट्रल, स्वीडन एंड फिनलैंड। दे नाइदर ज्वाइन नाटो नॉर वार्सो, इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर दे रिमेन न्यूट्रल। बट जब रसिया ने यूक्रेन को थ्रेटन करना शुरू किया तो फिर फिनलैंड और स्वीडन के अंदर एक मास मोबिलाइजेशन शुरू हुआ कि दे मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट रसिया, नॉट डायरेक्टली बट दे मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट रसिया बाय ज्वाइनिंग नाटो ग्रुप। और रसिया कहाँ सोच रहा था कि यूक्रेन के साथ के ऊपर वॉर करके इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर कंट्रीज, बट इट हैज़ प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। एंड स्वीडन एंड फिनलैंड हैव अप्लाइड, हु वेर अदरवाइज न्यूट्रल कंट्रीज, दे हैव अप्लाइड फॉर नाटो मेंबरशिप। दैट हैज़ बीन अ क्रशिंग ब्लो फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल उल्टा हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया।
तो स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई कर दिया नाटो मेंबरशिप के लिए लास्ट ईयर ही, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। फिनलैंड को तो मेंबरशिप मिल गई एज 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो, लेकिन स्वीडन को अभी तक मेंबरशिप मिली नहीं थी। स्वीडन को अभी तक मेंबरशिप मिली नहीं थी, और अब जाकर के उससे रिलेटेड न्यूज़ निकल करके आ रहा है, जब विल्नियस में, लिथुआनिया के विल्नियस में समिट चल रहा है नाटो ग्रुप का। आप देखिए मौजूदा समिट हुआ है, वहाँ पे अब जाकर के बात सामने निकल करके आ रही है कि मे बी स्वीडन कैन बी ऑल्सो गिवन मेंबरशिप ऑफ नाटो। तो फिनलैंड को मेंबरशिप मिल गया, स्वीडन को अभी तक नहीं मिला था। स्वीडन को मेंबरशिप ना मिलने के पीछे ऑब्जेक्शंस आ रहे थे दो देशों से, टर्की एंड हंगरी। टर्की का तो नाम बदल गया, टर्की है एंड हंगरी। तो अब टर्की के प्रेसिडेंट ने मौजूदा समिट में कहा है कि वो अब स्वीडन के मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे। उसके लिए वो एक रेजोल्यूशन रखा जाएगा टर्की पार्लियामेंट के सामने, और टर्की पार्लियामेंट अगर मान लेता है तो फिर स्वीडन की मेंबरशिप अलाउ की जाएगी। क्योंकि नाटो ग्रुप में एक नियम है कि जब तक सारे ही देश, जो मेंबर देश अग्री नहीं करेंगे, तब तक किसी भी नए देश को नाटो ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ रहे थे मेनली दो देशों से, टर्की एंड हंगरी से। तो टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगन पिछले साल से ही इस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे थे कि कि स्वीडन कैन नॉट बी गिवन मेंबरशिप ऑफ नाटो ग्रुप। लेकिन अब टर्की के प्रेसिडेंट थोड़ा रिलेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ओके, ही विल सपोर्ट द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग स्वीडन टू नाटो ग्रुप, बट उसके लिए एक रिजोल्यूशन रखेंगे वो टर्की पार्लियामेंट के सामने, एंड इफ टर्की पार्लियामेंट अप्रूव्स देन स्वीडन कैन बी अलाउड टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। आखिर सवाल उठता है कि टर्की ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा था स्वीडन की एंट्री टू द नाटो। तो इसके पीछे टर्की का डोमेस्टिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। टर्की के अंदर आप अगर उनको देखोगे, साउथ ईस्टर्न रीजन में, यहाँ पे टर्की, सीरिया और इराक वाले रीजन में यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो हैं कुर्द, और ये कुर्द लोग एक अलग देश, इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते हैं, कुर्दिस्तान, विच इंक्लूड सम टेरिटरी ऑफ टर्की, सीरिया एंड इराक। उसके लिए उन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी बना रखी है, PKK, और ये लोग टर्की के गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करते रहते हैं। और ये कुर्द का जो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का सपना है, ऑटोनोमस कंट्री बनाने का सपना है, इसको कभी कभार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्वीडन सपोर्ट कर देता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई स्वीडन की मेंबरशिप टू नाटो को टर्की अभी तक ऑब्जेक्ट कर रहा था। लेकिन अब टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ही विल पुट अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, एंड इफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट्स देन मे बी स्वीडन कैन बी इंक्लूडेड इन नाटो। तो ये हैं कुर्द्स के बारे में जानना चाहिए आपको, क्योंकि दीज आर एथनिक ग्रुप्स इन न्यूज। इससे रिलेटेड यूपीएससी पहले भी प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुका है। उसके अलावा अब देखो, जो मौजूदा समिट चल रही है नाटो की, उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे उन्होंने प्रपोजल रखा था कि यूक्रेन को भी नाटो की फुल टाइम मेंबरशिप दे देनी चाहिए, बट बाकी के नाटो ग्रुप्स ने अभी के लिए यूक्रेन की मेंबरशिप को स्टॉल कर दिया है। कारण उसके पीछे ये है कि यूक्रेन इज एट वॉर विथ रसिया, और जब तक कोई देश वॉर में है तब तक उसकी मेंबरशिप नहीं ली जा सकती है। सो वंस द वॉर स्टॉप्स देन परहैप्स यूक्रेन विल बी एडेड टू नाटो ग्रुप लेटर स्टेज में। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो नाटो मेंबरशिप, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस बेस्ड ऑन कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का आइडिया वन फॉर ऑल फॉर वन, कोल्ड वॉर के टाइम में बनाया गया था। मिलिट्री ब्लॉक है लेड बाय यूएस ग्रुप। UNSC इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी विच इज एट अ ग्लोबल लेवल। कलेक्टिव डिफेंस रीजनल होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्लोबल होता है। रसिया यूक्रेन वॉर, द मेन फैक्टर बिहाइंड this Russia-Ukraine war is Ukraine's willingness to join NATO, because Russia has been always apprehensive of eastward extension of NATO. It does not want Ukraine to join NATO at any cost because it will bring NATO to Russia's border, and that led to Russia's aggression against Ukraine. But Russia का जो aggression है that has proved to be counterproductive. It has prompted countries like Sweden and Finland, who were neutral so far, it has prompted Sweden and Finland to join NATO. Finland got entry to NATO as 31st member country, but Sweden का entry object किया गया था by Turkey due to Sweden's support to Kurds.
The next article is about India's Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Gulf Cooperation Council है क्या? GCC. GCC, Gulf Cooperation Council, is a political and economic alliance of 6 countries along Persian Gulf. ये 6 देश हैं, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन. ये 6 देश हैं जो मिलाकर के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाते हैं. ये 6 के 6 देशों की एक खासियत है, एक सिमिलैरिटी है, दैट दे आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन. करंट न्यूज़ यही है कि इंडिया ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन शुरू किया है. तो एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो हमारा ट्रेड इन देशों से और भी ज़्यादा बढ़ सकता है. अभी हमारा UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इनफैक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी हाइयर लेवल का इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. लेकिन बाकी देशों के साथ अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. सो नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड ए नेगोशिएशन विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्यों? ये 6 देश इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन डायस्पोरा. कई सारे इंडियन ओरिजिन के लोग या इंडियन नेशनलिटी के लोग GCC कंट्रीज़ में रहते हैं और वहाँ से बहुत सारा रेमिटेंस कमा करके इंडिया में वापस भेजते हैं. सो इंडियन डायस्पोरा का वेलफेयर इंश्योर कराने के लगभग 76 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं इंडियन नेशनलिटी के, और वहाँ से काफ़ी सारा रेमिटेंस भेजते हैं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस वन ऑफ द. तो इस कारण से इंडियन डायस्पोरा का वेलफेयर और इंश्योर कराने के लिए हमें GCC कंट्रीज़ के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाए रखने की ज़रूरत है. एंड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज़ बीइंग नेगोशिएटेड विद GCC में प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल. एनर्जी सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, GCC कंट्रीज दे आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड इंडिया इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री. 80% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट. सो GCC provides a complementary relations with India as far as energy security is concerned. और अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, GCC कंट्रीज़ में सारे के सारे देशों के पास एक्सेसिव सरप्लस है. दिस सरप्लस, जिसको वो लोग सोवरेन वेल्थ फंड बनाते हैं, दैट सोवरेन वेल्थ फंड क्रिएटेड बाय दिस GCC कंट्रीज, स्पेशली बाय सऊदी अरबिया एंड ऑल, कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा सोवरेन वेल्थ फंड, क्योंकि इन देशों का, जैसे हमारे भारत का बजट में डेफिसिट ज़्यादा रहता है, वी हैव फिजिकल डेफिसिट ईयर ऑन ईयर. इन देशों का ओवरऑल सरप्लस रहता है, दे हैव एक्सेसिव सोवरेन वेल्थ फंड. तो इंडिया इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट दीज कंट्रीज to make investment in India's infrastructure and all, which can be beneficial for both group. And free trade agreement will pave path for investment of sovereign wealth fund by these GCC countries into India. And geostrategic significance तो है ही. See the location of GCC. They are very strategically located. यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से इंडिया को यूरेशियन कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी मिल सकती है. इंडिया कैन रीच टू रसिया एंड यूरोप. तो GCC कंट्रीज़ का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिस कारण से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद GCC विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. GCC के 6 कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE एंड ओमान. Currently, India is negotiating free trade agreement with GCC, and significance of GCC for India: huge number of diaspora, जिनसे आने वाला रेमिटेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड जियो स्ट्रैटेजिक. ये सवाल GCC पे UPSC प्रीलिम्स में आया था 2016 में. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. चंद्रयान 3 पे हमने कल भी बात की थी, लेकिन आज चंद्रयान पे वापस एक अच्छा आर्टिकल आया, और चंद्रयान इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ दिस वीक. तो कल लॉन्च होगा चंद्रयान 3, तो फिर कुछ ना कुछ आएगा. तो जो जो डेवलपमेंट्स होते जाएंगे मैं आप बताता जाऊंगा. बट ये आर्टिकल चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को कंपेयर कर रहा है. तो एक बार जरा ब्रीफली फिर देख लेते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो चंद्रयान 2 में मैंने आपको बताया कि ये ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, मिशन. सबका अपना अपना वेट वगैरह यहाँ लिखा है, सबको देखने की ज़रूरत नहीं है. बट चंद्रयान 3 में कैसा है कि इसमें लैंडर और रोवर होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 फॉर द ऑर्बिटर पर्पस विल यूज चंद्रयान 2 ओनली. आपको पता है चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर वाज सक्सेसफुल, कल ही मैंने बताया, लेकिन लैंडर एंड रोवर फेल्ड बिकॉज ऑफ हार्ड लैंडिंग. तो चंद्रयान 2 विल सर्व द पर्पस ऑफ ऑर्बिटर, बट लैंडर एंड रोवर इज द न्यू थिंग फॉर चंद्रयान 3. उसके अलावा चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग साइट था दैट वाज 70.9 डिग्री साउथ एंड 22.7 डिग्री ईस्ट. इतना डिटेल में रटना नहीं है. मुद्दा यह है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट है
वो लगभग 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वेयर चंद्रयान 2 वांटेड टू लैंड इट। तो हो सकता है कि ऐसा सवाल प्रीलिम्स में बना के दे दे कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट है, इट इज़ एग्जैक्टली वेयर चंद्रयान 2 वॉज प्लान्ड टू लैंड। दैट इज़ नॉट करेक्ट, दोनों में थोड़ा अंतर है। चंद्रयान 2 को पहुंचने में लगभग 48 डेज का टाइम लगा था, जबकि चंद्रयान 3 को पहुंचने में 42 डेज का टाइम लगेगा, एक एक्सपेक्टेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, LVM, जिसको पहले GSLV Mach 3 कहा जाता था, अब उसको नाम दे दिया गया LVM ऑफ इसरो। LVM-3 विल बी यूज्ड फॉर लॉन्चिंग चंद्रयान 3 टुमारो। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था सेकंड क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से बोल देंगे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, एंड थर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया था गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Venus is the hottest planet, that is true, but it is not closest to the sun. तो first is correct, second is wrong, so correct answer is option C. And GST council से related not correct, तो ये दूसरा है, क्योंकि any decision is taken by 3/4 not 1/2, तो correct answer would be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.